नमस्कार। फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रुति और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है यूनेस्कोज लिस्ट ऑफ टैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये टैंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का क्या मतलब हुआ। टैंजिबल उसे कहते हैं जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, जिसे हम लोग छू सकते हैं। तो यूनेस्को एक लिस्ट पब्लिश करती है जिसमें वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के नाम बताते हैं। तो आपको ये बताएंगे इस पूरे चैप्टर में कि वो कौन कौन से यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में मौजूद है। ठीक है, तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना होगा, इससे पहले ही हम लोग ये जाने कि हाँ कौन कौन से साइट शामिल हैं यूनेस्को के इस लिस्ट में। ये जानना जरूरी है कि आखिर किस आधार पर, किस क्राइटेरिया पे सिलेक्शन होता है। तो जो नॉमिनेटेड साइट्स होते हैं उनका जो सबसे पहली बात कि दे शुड हैव आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, यानी कि बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट होने चाहिए, बहुत ही शानदार होने चाहिए और यूनिवर्सल वैल्यू होना चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर जगह या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्सन स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, पूरी दुनिया के लिए उसका वैल्यू होना चाहिए। और 10 क्राइटेरिया मेंशन है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उस 10 में से कम एक क्राइटेरिया तो उसको फुलफिल करना ही होगा, तब जाकर के वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में आ सकता है। तो अब ये 10 क्राइटेरिया क्या है, बारी बारी से जानते हैं। तो 2 क्राइटेरियाज है। एक तो क्राइटेरियाज है कल्चरल साइट्स के लिए, यानी कि कल्चरल साइट्स में जैसे मॉन्यूमेंट्स हो गए या हिस्टोरिकल प्लेसेस कुछ भी, ठीक है। और दूसरे हो जाएंगे नेचुरल साइट्स, यानी जहाँ पे मतलब कोई भी ऐसी जगह जो कि नेचर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नेचुरल है। तो उन सारे के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कौन सा क्राइटेरिया है कि वो कल्चरल साइट में उसे हम लोग शामिल करेंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है दैट इट शुड रिप्रेजेंट अ मास्टरपीस ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव जीनियस। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन बहुत क्रिएटिव, हमारा ब्रेन काफी क्रिएटिव होता है। तो जो कल्चरल साइट है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो ह्यूमन के क्रिएटिव माइंड का, क्रिएटिव जीनियस का एक मास्टरपीस है, जिसे देख करके ह्यूमन की क्रिएटिविटी का अंदाजा मिल सके। ये पहला क्राइटेरिया है। दूसरा है कि इट शुड एग्जिबिट एन इम्पोर्टेंट इंटरचेंज ऑफ ह्यूमन वैल्यूज ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि वो जो कल्चरल साइट है वो कुछ नमूना होना चाहिए कि किस तरह से समय, मतलब एक लंबे समय के विदिन किस तरह से ह्यूमन की वैल्यूज चेंज की, या फिर वो बताना चाहिए कि मतलब किसी भी वर्ल्ड की किसी भी एक पर्टिकुलर कल्चरल एरिया के विदिन किस तरह से ह्यूमन वैल्यूज का चेंज हुआ। या फिर वो जो कल्चरल साइट है वो दिखा सकता है कि हमारे आर्किटेक्चर में, हमारी टेक्नोलॉजी में किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिला, मॉन्यूमेंट बनाने का जो कला है उसमें किस प्रकार का परिवर्तन हुआ, टाउन प्लानिंग या फिर लैंडस्केप डिजाइन। तो वो कल्चरल साइट कुछ ऐसा एग्जिबिट करे, कुछ ऐसी चीजें दिखाए कि यहाँ से कुछ चेंज दिखाए, ठीक है। ह्यूमन की वैल्यूज में, ह्यूमन जिस तरह से आर्किटेक्चर प्लान करता है, जिस तरह से उसका मॉन्यूमेंट का स्टाइल है, टाउन प्लानिंग, उसमें अगर किसी तरह का परिवर्तन दिखाए वो कल्चरल साइट, उसको एग्जिबिट करे, तो उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा सकता है। तीसरा क्राइटेरिया है दैट इट शुड बियर्स a unique testimony to a cultural tradition or to a civilization which is living or which has disappeared। हम लोग जानते हैं कि हमारे पूरे मतलब विश्व में बहुत सारे सिविलाइजेशन रह चुके हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, उसी तरह से बहुत सारे सिविलाइजेशन है। कुछ सिविलाइजेशन ऐसे जो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कुछ है जो कि गायब हो चुके हैं। तो आपका कल्चरल साइट हम लोग उसको भी कह सकते हैं अगर वो एक प्रमाण दे उस समय का, वो जो सिविलाइजेशन है जो कि अभी वास्तविक में है भी या कुछ गायब हो गया, अगर उसका एक प्रमाण करता हो, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तब भी उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा सकता है। ये तीसरा क्राइटेरिया है। चौथा है कि इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ अ टाइप ऑफ अ बिल्डिंग, आर्किटेक्चरल और टेक्नोलॉजिकल इंसेंबल और लैंडस्केप which illustrate a significant stage in human history। या फिर आपका कल्चरल साइट एक ऐसा होना चाहिए ना कि एक पर्टिकुलर टाइप के बिल्डिंग का सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये जो है इस प्रकार का सबसे बेहतरीन है आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो बिल्डिंग है, वो जो कल्चरल साइट है जिसको कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नॉमिनेट किया गया है, वो बताए कि इस तरह की बिल्डिंग की सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। या फिर कोई एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी का प्रतीक हो, या फिर कोई बहुत पर्टिकुलर लैंडस्केप हो, कुछ ऐसा दिखाए जो कि ह्यूमन हिस्ट्री में जिसने एक सिग्निफिकेंट रोल अदा किया हो, या हमारे जो मानव इतिहास का एक सिग्निफिकेंट स्टेज पे कोई दिखाता हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि इट शुड एन
outstanding example of a traditional human settlement, land use or sea use, which is representative of a culture or human interaction with the environment, especially when it has become vulnerable under the impact of irreversible change. या तो आपका वो जो कल्चरल साइट है वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होना चाहिए जो कि दिखाए कि किस प्रकार मानव जो है वो ट्रेडिशनली वहां पे उसका सेटलमेंट हुआ। या तो वो लैंड यूज को दिखा सकता है या फिर सी यूज को दिखा सकता है या फिर दिखा सकता है कि किस प्रकार ह्यूमन अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर सकते थे, स्पेशली तब जबकि जो एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा संवेदनशील हो गया है और चीजें जो है अब पहले की तरह टर्न अप नहीं कर सकती। तो अगर कल्चरल साइट इस चीज को रिप्रेजेंट करे तो उसको शामिल किया जा सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है दैट इज डायरेक्टली और टैंजिबली एसोसिएटेड विद इवेंट्स or living traditions, with ideas or with beliefs, with artistic and literary works of outstanding universal significance। या फिर वो जो आपका कल्चरल साइट है या तो सीधे तौर पर या फिर किसी भी तरीके से किसी एक पर्टिकुलर इवेंट या फिर जो लिविंग ट्रेडिशन है जो अभी जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं या किसी पर्टिकुलर आइडिया या बिलीफ का एक बहुत ही अच्छा प्रतीक हो, या तो आर्टिस्टिकली बहुत अच्छा प्रतीक हो या फिर साहित्यिक तौर पर बहुत ज्यादा अच्छा प्रतीक हो, और एक ऐसा कुछ हो जिसका कि न सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन एक कम्युनिटी पे उसका असर हो बल्कि उसका पूरे विश्व के लिए यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस हो। तो इन 6 में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो हम लोग कह सकते हैं कि उसको जो कल्चरल साइट है उसके लिए नामित किया जा सकता है फॉर यूनेस्को वर्ल्ड इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट। ओके, नेक्स्ट है कि नेचुरल साइट्स के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो सबसे पहला है कि इट शुड कंटेन सुपरलेटिव नेचुरल फिनोमेना और एरियाज ऑफ एक्सेप्शनल नेचुरल ब्यूटी एंड एस्थेटिक इंपॉर्टेंस। हम लोग जानते हैं पूरे विश्व में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर हमें प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। तो नेचुरल साइट्स का यूनेस्को की हेरिटेज साइट में उसका हम लोग नाम लेंगे, उसके लिए क्राइटेरिया है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत नेचुरल फिनोमेना वहां पे होना चाहिए, या फिर नेचुरल ब्यूटी बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल हो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग हो और उसका एस्थेटिक इंपॉर्टेंस होना चाहिए। या तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। दूसरा है कि इट इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल representing major stages of the Earth's history, including the record of life, significant ongoing geological processes in the development of landforms, or significant geomorphic or physiographic features। So, दूसरा क्राइटेरिया है ना कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही नायाब उदाहरण होना चाहिए, और ये जो नायाब उदाहरण किसका होना चाहिए, तो जो दुनिया की अर्थ की जो हिस्ट्री है उसके अलग अलग स्टेजेस को वो रिप्रेजेंट करना चाहिए, या फिर हमारे लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हो, या फिर वर्तमान में लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट में जो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, या फिर जियोमॉर्फिक या फिर फिजियोग्राफिक फीचर्स को डिनोट करे, यानी कुछ भी जो कि धरती के इतिहास से रिलेटेड है, हमारे जीवन की उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर उसको रिप्रेजेंट करता हो तो उसको नेचुरल साइट्स में कंसिडर किया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि इज एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल रिप्रेजेंटिंग significant ongoing ecological and biological processes in the evolution and development of terrestrial, freshwater, coastal and marine ecosystem and communities of plants and animals। मतलब जो आपका नेचुरल साइट हो सकता है कि वो एक बहुत ही अच्छा उदाहरण हो जो कि ये बताए कि किस प्रकार चेंजेस जो है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार जो चेंजेस आ रही है उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो, या फिर जो टेरेस्ट्रियल या फिर फ्रेश वाटर में किस प्रकार का इवोल्यूशन आ रहा है, क्या डेवलपमेंट आ रहा है, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल की कम्युनिटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या इवोल्यूशन आ रहे हैं, अगर वो उसका बहुत ही अच्छा प्रतीक हो, बहुत ही आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल हो, तब हम उसे नेचुरल साइट के अंतर्गत कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है दैट इट कंटेन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट and significant natural habitats for the in situ conservation of biological diversity। या फिर हो सकता है कि वो जो नेचुरल साइट हो वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण या कुछ ऐसे नेचुरल हैबिटेट्स उसमें हो जिसको कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हो, और ये नेचुरल साइट्स में कुछ ऐसे भी आपके थ्रेटेंड स्पीसीज हो सकते हैं जो कि पूरे विश्व के लिए जिनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, न सिर्फ साइंस के व्यू से बल्कि कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वैसी चीजों को भी
हम लोग नेचुरल साइट्स के अंतर्गत कंसिडर कर सकते हैं इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के क्राइटेरिया में, अगर उसमें कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स हो या फिर कुछ ऐसे स्पेसेस हो जो कि अभी खतरे में है और जो हमारे पूरे विश्व के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब हम उसे कंसिडर कर सकते हैं यूनेस्को के टैंजिबल लिस्ट में। तो ये थे 10 क्राइटेरिया, और अगर कोई भी नेचुरल साइट या फिर कल्चरल साइट इन क्राइटेरिया में से किसी एक को भी फॉलो करता है या एक से ज्यादा को फॉलो करता है तो उसे नॉमिनेट किया जा सकता है और वो वर्ल्ड के हेरिटेज साइट में शामिल हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक बार जब यूनेस्को का कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट डेजिग्नेट हो जाता है, उसको स्टेटस मिल जाता है कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, चाहे वो नेचुरल हो या फिर कल्चरल हो, तो उसका लीगल स्टेटस क्या होता है। तो कह रहा है कि अगर ये बात डिक्लेयर हो जाती है कि दिया गया साइट यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये प्रूफ मान लिया जाता है कि वो जो साइट है पर्टिकुलर, वो कल्चरली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और उसे लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। किसके आधार पर? तो जो लॉ ऑफ वॉर हुआ था अंडर द जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत जो लॉ ऑफ वॉर है उसके अनुसार, उसके अधीन उसको जितने भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। जेनेवा कन्वेंशन के जो आर्टिकल्स है, प्रोटोकॉल्स, कस्टम्स, उसके साथ साथ जो दूसरी ट्रीटीज है जैसे कि हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट एंड इंटरनेशनल लॉ, मतलब अगर कभी युद्ध वगैरह छिड़ जाता है तो उसमें किस प्रकार कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से उसे लीगल प्रोटेक्शन दिया जाता है जितने भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसको नॉमिनेट कर दिया गया है यानी कि वो कल्चरली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और उसके सुरक्षित रखा जाना, उसकी प्रोटेक्शन करना, उसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए उसे किसी भी अगर आर्म कॉन्फ्लिक्ट भी होता है तब भी उसे इंश्योर किया जाता है कि किसी प्रकार का नुकसान न हो और वो प्रॉपर्ली मेंटेन हो, तो इसे ये लीगल स्टेटस मिलता है। अब जो आर्टिकल 53 है जिनेवा कन्वेंशन ट्रीटी की, वो क्या कहता है? तो जो आर्टिकल 35 है वो रिलेटेड है कि कल्चरल ऑब्जेक्ट्स और जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है उसकी प्रोटेक्शन से जुड़ा है ये आर्टिकल 53, और ये लिख रहा है कि विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द हेग कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी इन द इवेंट ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 14 मई 1954। तो ये कह रहा है कि वो जो प्रोविजन है किसका, तो हेग कन्वेंशन हुआ था ताकि अगर कभी युद्ध वगैरह हो जाए, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो उस केस में किस प्रकार कल्चरल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए। वो जो हेग कन्वेंशन था 14 मई 1954 में, तो उसके बिना प्रेजुडिस के साथ और जो दूसरे इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है उसके अनुसार ये प्रोहिबिट किया जाता है, यानी मना किया जाता है कि अगर कभी भी किसी भी प्रकार का जो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है उसके अगेंस्ट आप किसी भी प्रकार की हॉस्टिलिटी वाला एक्ट या फिर आप उसको नुकसान पहुंचाने का कोई भी काम नहीं कर सकते हो, चाहे वो आपका मंदिर वगैरह कोई भी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप के, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो या दूसरे जहाँ पे भी लोग वर्शिप करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, वो सारे के सारे जो कल्चरल और पीपल की स्पिरिचुअल हेरिटेज के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए उनके प्रति किसी भी प्रकार की दुश्मनी, किसी भी प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई करना ये बिल्कुल मना करता है ये आर्टिकल 53। नेक्स्ट है कि आप उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को मिलिट्री एफर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने मिलिट्री बेस के तौर पर या अपने मिलिट्री पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए आप इन सब जगहों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि आप वैसे ऑब्जेक्ट्स को अपने प्रतिशोध का माध्यम नहीं बना सकते। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपको किसी से बदला लेना है तो आपने उस हेरिटेज साइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया, आप उसे अपने प्रतिशोध का माध्यम नहीं बना सकते। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 प्रकार के बेसिकली आते हैं, कल्चरल साइट, नेचुरल साइट और मिक्स्ड साइट। तो कल्चरल साइट जो कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह शामिल हो जाते हैं जो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल साइट जहाँ पे आपको नेचर की चीजें देखने को मिलती हैं और इकोलॉजी और डाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, और मिक्स साइट जिसमें कि कल्चरल के भी कुछ एलिमेंट्स हैं और नेचुरल साइट्स के भी एलिमेंट है, उसे हम लोग मिक्स्ड साइट कहते हैं। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो कुल मिला के 28 कल्चरल साइट्स हैं, 7 आपके नेचुरल साइट्स हैं और 1 मिक्स्ड साइट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। यानी भारत में अगर यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट को कंसिडर करें तो 28 कल्चरल, 7 नेचुरल और 1 मिक्स्ड साइट है।
अब हम लोग इंडिया के मैप के जरिए देखने की कोशिश करेंगे कि ये जितने भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कहाँ कहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे बहुत सारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। जैसे हिमाचल प्रदेश में हिमालयन नेशनल पार्क, ये आपका एक नेचुरल साइट है जो कि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। फिर नंदा देवी हो गया, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सिकरी, जंतर मंतर, इधर माउंटेन रेलवेज, महाबोधि टेम्पल, सुंदरवन, रॉक शेल्टर भीमबेटका, खजुराहो, फिर सांची का स्तूपा, अजंता एलोरा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एलिफेंटा केव्स, वेस्टर्न घाट, जो गोवा के चर्चेज है, हम्पी, पट्टकाल के मॉन्यूमेंट्स, फिर महाबलीपुरम के मॉन्यूमेंट्स, चोला टेम्पल्स, फिर इधर काजीरंगा, मानस, ये सारे के सारे आपके यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है इंडिया में। अब हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे कि किस ईयर में किसको स्टेटस मिला यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 28 कल्चरल साइट्स की। तो सबसे पहले 1983 में पहली बार यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के कुछ साइट शामिल हुए। तो अजंता केव्स को शामिल किया गया जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, एलोरा केव्स जो महाराष्ट्र में स्थित है, इन दोनों को ही 1983 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। इसके अलावा जो ताजमहल है और आगरा का किला जो दोनों के दोनों उत्तर प्रदेश में स्थित है, इन्हें भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। आपको ये नाम याद रखने हैं क्योंकि बहुत बार आपको ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे और आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और कौन सा नहीं है। उसके ठीक एक साल बाद जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है, उसको भी शामिल कर लिया गया कल्चरल हेरिटेज साइट में। फिर जो महाबलीपुरम जो मंदिर है तमिलनाडु में, उसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट 1986 में गोवा के चर्चेज और कॉन्वेंट्स को, फिर मध्य प्रदेश में स्थित जो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है उसको, उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर सिकरी को, कर्नाटक में स्थित जो हम्पी के ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है, इन सभी को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया 1986। 1987 में महाराष्ट्र में स्थित एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल कर लिया गया। कर्नाटक में स्थित जो पट्टकाल के मॉन्यूमेंट्स का ग्रुप है उसे शामिल किया गया और जो ग्रेट चोला टेम्पल्स है जिसमें शामिल है बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में स्थित और इरितेश्वर टेम्पल दरासुरम तमिलनाडु में जो स्थित है, इनको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। नेक्स्ट है 1989 में बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश, वो बन गया। 1993 में हुमायूं के मकबरे को और कुतुब मीनार और उसके जो स्मारक है उसको भी मतलब शामिल कर लिया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में और ये दोनों के दोनों दिल्ली में स्थित है। फिर 1999 में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है और ये आता है इंडिया के माउंटेन रेलवेज के अंतर्गत, उसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। फिर बिहार में स्थित महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स बोधगया में जो स्थित है उसे 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 2003 में जो रॉक शेल्टर है भीमबेटका की, जहां पर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स देखने को मिलती है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, उसे भी शामिल किया गया। फिर 2004 में जिसे हम लोग छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं या फिर विक्टोरिया टर्मिनस कहते हैं, मुंबई में CST के नाम से जाना जाता है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, इसे भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। फिर चंपानेर पागड़ आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात में स्थित है, इसे भी शामिल किया गया है। इसके अलावा एक और माउंटेन रेलवे नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, इसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। 2007 में रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स को जो कि दिल्ली में स्थित है। 2008 में कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, इसे शामिल किया गया। वर्ष 2010 में जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित है राजस्थान, उसे शामिल किया गया। वर्ष 2013 में राजस्थान की 6 पहाड़ी दुर्ग यानी 6 हिल फोर्ट्स को शामिल किया गया, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अम्बेर, गढ़गांव, इन सबको शामिल किया गया। और 2014 में शामिल किया गया रानी की गांव जो कि जिसे हम लोग क्वीन स्टेपवेल कहते हैं, गुजरात में स्थित है। इसे 2016 में नालंदा को, कंचनजंगा नेशनल पार्क और ली कॉर्बुजियर के आर्किटेक्चरल वर्क को, और वर्ष 2017 में अहमदाबाद की हिस्टोरिक सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत कंसिडर किया गया। तो ये कुल मिला के आपके साइट्स थे जिससे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया और ये सारे के सारे भारत में स्थित है। अब हम लोग बात करते हैं, एक बार फिगर देखते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। तो ये अजंता की गुफाएं हैं, ये जो मॉन्यूमेंट्स है हम्पी का, ये हुमायूं का मकबरा, ये है कोणार्क मंदिर जो कि
सूर्य मंदिर जो कि कोणार्क में स्थित है, फिर ये मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक सीन है, ये महाबोधि टेम्पल है, फतेहपुर सिकरी है, खजुराहो की मॉन्यूमेंट्स है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स बेसिकली ये सांची स्तूप को दिखाया गया है, नालंदा है, फिर यहाँ पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, ये आगरा का किला है उत्तर प्रदेश में, और ये सारे के सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। अब हम लोग बात करते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में कौन कौन से नेचुरल साइट्स है इंडिया के। तो 7 जो नेशनल साइट्स है उनके नाम कुछ इस प्रकार है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि असम में स्थित है, इसे 1985 में घोषित किया गया। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। फिर क्योलदो नेशनल पार्क भरतपुर का राजस्थान में स्थित है। सुंदरवन नेशनल पार्क जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। नंदा देवी नेशनल पार्क एंड जो वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, ये सबके सब नेशनल साइट्स में लिस्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फिर जो वेस्टर्न घाट है और इसमें आपके बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ आ जाएंगे, जैसे कि अगस्त्या मलाई, पेरियार, अनामलाई, नीलगिरी, तलकावेरी, कुद्रेमुख, सह्याद्री, ये सारे के सारे मिलाकर के वेस्टर्न घाट्स का निर्माण होता है और ये भी नेचुरल साइट्स में इन्हें भी शामिल किया गया है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये भी हिस्सा है। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इन्हें वर्ष 2014 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। और यहाँ पर जो अलग अलग आपके 7 यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल साइट्स है, उसको दिखाने की कोशिश की गई है। काजीरंगा, मानस, फिर क्योलदो, सुंदरवन को दिखाया गया है। यहाँ पर नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, अगस्त्या मलाई, सबको दिखाया गया है। अब ये हो गया कि इतने सारे क्राइटेरिया हम लोगों ने डिस्कस किए कि क्यों और कैसे बताते हैं। अब सवाल हम लोगों ने बात की कि कौन कौन से नेचुरल साइट्स इंडिया में हैं शामिल। अब हम लोग बात करेंगे कि क्या फायदा होता है, क्यों चाहते हैं हम लोग कि हमारा जो साइट है, कोई भी मॉन्यूमेंट है, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो, उसका क्या फायदा मिलता है। तो सबसे पहले तो है कि अगर ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल हो जाता है तो ये तो लिस्ट जो है वो किसी एक पर्टिकुलर देश के लिए नहीं है, बल्कि पूरे विश्व के लिए, सारे लोग इसको देखते हैं। तो ये अगर कोई पर्टिकुलर साइट शामिल हो जाता है तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाता है, और मतलब पूरा ध्यान जाता है, और साथ ही साथ लोग ये समझते हैं कि नहीं, इस साइट को प्रिजर्व करना, इसको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। दूसरा है कि लोग जानते हैं, और चूंकि यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आया, इसका मतलब जबरदस्त, इसमें कुछ बहुत ही खास बात होगी, तो लोग उसके को देखना पसंद करते हैं, और ऐसा करने से वहाँ का टूरिज्म इंक्रीज होता है, लोग वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाने लगते हैं, और अगर टूरिज्म इंक्रीज करता है तो इसके कारण वहाँ के जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, वहाँ के लोगों को जॉब्स वगैरह मिलती है, और मतलब रोजगार बढ़ता है और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलता है। नेक्स्ट है, अगर वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है तो यूनेस्को फंड प्रोवाइड करती है, ताकि जब कभी भी मतलब रिस्टोरेशन का काम करना हो, या फिर उस साइट को प्रिजर्व करना हो, या किसी तरह की ट्रेनिंग की जरूरत होती है उसको प्रिजर्व करने से रिलेटेड, तो उन सभी चीजों से रिलेटेड यूनेस्को जो है वो प्रदान करता है फंड्स, ताकि उसका जो साइट है उसको कंजर्व किया जा सके। नेक्स्ट, एक तो यूनेस्को जो है वो यूनाइटेड नेशन का एक हिस्सा है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में चीजें शामिल हो रही हैं, तो ये इंश्योर करता है कि आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ एक क्लोज संबंध बनता है, और यूनाइटेड नेशन का जो सिस्टम है वो आपकी प्रेस्टीज को इम्प्रूव करने में मदद करता है, आपको सपोर्ट करता है। इसके अलावा ये इंश्योर करता है कि जो ग्लोबल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के रिसोर्सेज है, आप उसको एक्सेस कर पाओ, अगर आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो पाते हो तब। नेक्स्ट है कि ये पार्टनरशिप में हेल्प करता है, कि गवर्नमेंट के बीच में, प्राइवेट सेक्टर के बीच में, एनजीओ, इन सभी के बीच में पार्टनरशिप इंश्योर करता है, और ये सब आपस में मिल करके उस चीज को कंजर्व करने में, उस चीज को बेहतर बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं, उसके संरक्षण में काफी ज्यादा मदद करते हैं। और इसके साथ साथ कि ये जो साइट है वो आपका प्रोटेक्ट हो जाता है, उसको लीगल स्टेटस मिल जाता है, और अब उस साइट को अगर कभी वॉर भी हो जाता है, कहीं युद्ध हो जैसा स्थिति भी अगर बनती है, या कुछ बहुत ज्यादा हिंसा भी फैल जाता है, तब भी जिनेवा कन्वेंशन अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन और मिसयूज ड्यूरिंग वॉर टाइम के अंतर्गत उस चीज को डिस्ट्रॉय होने नहीं दिया जाएगा, कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता, कोई उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वो जो साइट है वो हमेशा के लिए कह सकते हैं इंश्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ फायदे मिलते हैं अगर किसी भी पर्टिकुलर नेचुरल या फिर कल्चरल साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिलता है तब। तो ये था पूरा चैप्टर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।